मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द स्टेट एंड व्हाट इज़ इट्स इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स। राज्य क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या है। अगर इस समय आप बीए सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कोई और भी तैयारी कर रहे हैं तो इस टॉपिक पर आपकी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम ये देखें कि जो टर्म है स्टेट वो किस तरीके से आया, तो आप सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस डील विद द स्टेट और दिस इज़ द हाईएस्ट ऑफ ऑल ह्यूमन एसोसिएशन। जो राजनीति विज्ञान है उसमें हम राज्य की भी बात करते हैं। और अगर हम राज्य की बात करें तो मानव द्वारा संस्थापित जितनी भी संस्थाएं हैं उसमें ये सर्वश्रेष्ठ हैं। और क्योंकि जो राज्य है वो बाकी सारे एसोसिएशंस पर, बाकी सारे जो संस्थाएं हैं उन पर अपना एक कंट्रोलिंग पावर रखता है बिकॉज ऑफ अथॉरिटी। क्योंकि स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो बाकी सारे एसोसिएशन को कंट्रोल में रख सके और बाकी एसोसिएशन जो है वो सही से काम कर सके, इसलिए स्टेट जो है वो अपना काम अच्छे से करता है। अगर हम ये देखें जो पुलिस जो वर्ड है, ग्रीक जो थे, जो यूनानी थे, वो सिटी स्टेट वर्ड के लिए पुलिस टर्म यूज़ करते थे। यानी पुलिस इज़ अ ग्रीक वर्ड जो कि सिटी स्टेट शब्द के लिए होती है। यानी कि पहले राज्य शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, पहले नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि राज्य शब्द यानी जो स्टेट है उसके टर्म को सबसे पहले किसने यूज़ किया, तो वो निकोलो मैकियावेली थे। आप अपने स्क्रीन पे उनकी फ़ोटो भी देख पा रहे हैं। निकोलो मैकियावेली की जो फेमस बुक है वो है द प्रिंस। निकोलो मैकियावेली जो थे वो फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी है। ये आधुनिक राजनीतिक दर्शन के जनक हैं और मैकियावेली को ही ये श्रेय जाता है कि उन्होंने स्टेट यानी कि राज्य शब्द का प्रयोग किया। मैकियावेली से पहले सिटी स्टेट यानी नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगर हम ये देखें कि राज्य का अर्थ और परिभाषा क्या है, तो अब यहाँ पर बहुत सारी परिभाषाएं हैं और आप अरिस्टोटल के अकॉर्डिंग भी काफ़ी इजी है, आप इसको भी अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर अरिस्टोटल के जो डेफिनेशन है वो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। सेम डेफिनेशन मैंने इंग्लिश में भी लिखी है। यहाँ पर राज्य जो शब्द का जो बात किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल ये है कि मनुष्य के विकास के लिए चूँकि राज्य जरूरी है और इसके बिना मनुष्य जो है वो पूर्णता भी नहीं प्राप्त कर सकता। अरस्तु ये कहते हैं कि राज्य की स्थापना हमें जिंदा रखने के लिए होती है और जीवन को सुखी बनाने के लिए इसे जो राज्य है वो कायम रहता है। क्योंकि अरस्तु का ये कहना है कि जो जीवन की ज़रूरतें हैं उनको पूर्ण करने के लिए ही राज्य का जन्म होता है और राज्य का जो जन्म है वो एक अच्छे जीवन के लिए बना भी रहता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो फैमिली है, जो विलेजेस हैं, वो हमारे सारे जो ज़रूरतें हैं, जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको फुलफ़िल नहीं कर पाती हैं, इसलिए स्टेट का जन्म होता है। और स्टेट का जो एम क्या है, बेसिक एम क्या है, अ परफेक्ट एंड सेल्फ सफिशिएंट लाइफ, यानी पूर्ण और उद्देश्य आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति। यानी राज्य जो है वो हमें अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी ज़रूरी होता है। और यहाँ पर जो जो अरस्तु के यानी एरिस्टोटल के जो गुरु थे प्लेटो, उनका भी ये मानना था कि राज्य की ज़रूरत इसलिए भी है कि कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। मनुष्य को अपने विकास करने के लिए जिस सहयोग की ज़रूरत है, जिस अथॉरिटी की ज़रूरत है, वो सभी जो है राज्य ही कर सकता है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये राज्य का जो सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन है वो किसकी है, तो वह है डॉक्टर गार्नर की। राज्य के लिए बहुत सारी आपको देखेंगे कि आपको परिभाषाएं आपके बुक्स में मिल जाएंगी, बुक्स आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो डॉक्टर गार्नर हैं उन्होंने राज्य की सर्वमान्य परिभाषा दी है। अगर कभी आपका 2 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है कि राज्य के संदर्भ में किसकी परिभाषा सर्वमान्य है, तो आप बेहिचक डॉक्टर गार्नर का नाम लिख सकते हैं। यहाँ स्क्रीन पे डॉक्टर गार्नर की जो डेफिनेशन है वो मैंने लिखी हुई है
और यहाँ पर आपको ऐसे ही एज इट इज़ उतारनी होगी। तो डॉक्टर गार्नर की जो परिभाषा है वो काफ़ी व्यापक है, काफ़ी बड़ी है, और इस परिभाषा के अंतर्गत डॉक्टर गार्नर ने राज्य की हर एक चीज़ों की बात की है। अभी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी मोर डेफिनेशन की बात करें कि इससे ज़्यादा अगर आपको डेफिनेशन की ज़रूरत है तो यहाँ पर आपके स्क्रीन में एरिस्टोटल, बर्नसली, विल्सन, लास्की इनकी परिभाषाएं हैं, और हिंदी में भी आपकी परिभाषा यहाँ पर आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं। लेकिन आपको डॉक्टर गार्नर की जो डेफिनेशन है वो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो डॉक्टर गार्नर की जो डेफिनेशन है इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि डॉक्टर गार्नर का जो डेफिनेशन है उसी से आपका राज्य के 4 आवश्यक तत्व निकल कर आते हैं। यहाँ पर राज्य के जो 4 आवश्यक तत्व हैं वो है फर्स्ट पॉपुलेशन यानी जनसंख्या, दूसरा है टेरिटरी यानी कि निश्चित भूभाग, तीसरा है गवर्नमेंट यानी कि सरकार, और चौथा है संप्रभुता। संप्रभुता का यानी कि वो राज्य जो है वो स्वतंत्र हो, अपने मामलों में वह स्वयं निर्णय ले सके, डिसीज़न ले सके, उसके पर किसी दूसरी कंट्री का किसी भी का भी बाउंडेशन ना हो। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं वो फिज़िकल हैं, यानी कि वो भौतिक रूप से दिखाई देते हैं, जनसंख्या और निश्चित भूभाग, पॉपुलेशन एंड टेरिटरी। लेकिन जो 2 दूसरे हैं गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी, ये पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल बेसिस है। तो डॉक्टर गार्नर का जो आप डेफिनेशन देखेंगे तो डॉक्टर गार्नर ने का जो डेफिनेशन है उसमें इन 4 तत्वों की बात की गई है। तो सबसे पहला है कि जो राज्य के आवश्यक तत्व हैं उसमें सबसे पहला है पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। जाहिर सी बात है कि स्टेट इज़ अ ह्यूमन एसोसिएशन, तो पॉपुलेशन तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और होगा ही होगा, क्योंकि बिना राज्य के तो बिना जनसंख्या के तो कोई भी राज्य सरवाइव नहीं कर सकता है यहाँ पर। और इसीलिए ये जो पॉपुलेशन है यहाँ पर कुछ विद्वानों ने अपनी अपनी बात कही है। जैसे प्लेटो के अकॉर्डिंग, प्लेटो की जो बुक है वो काफ़ी फेमस है, लॉज, LAWS लॉज। उन्होंने अपनी उस बुक में लिखा है कि एक आदर्श राज्य की द आइडियल स्टेट शुड हैव अ पॉपुलेशन ऑफ 5040, यानी कि एक आदर्श राज्य में रहने वाली की जो संख्या है वह 5040 होनी चाहिए। ये अरस्तु का कहना है, सॉरी ये प्लेटो का कहना है। अरस्तु कहते हैं कि अरस्तु ने हालांकि कोई ऐसा कोई ऐसा संख्या, निश्चित संख्या तो नहीं बताई। हाँ, रूसो ने ये कहा है कि लगभग 10,000 की संख्या जो है वो आदर्श होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब तक लोग एक साथ मिलकर नहीं रहते तब तक राज्य नहीं बन सकता, और इसीलिए यहाँ पर जो राज्य है उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है जनसंख्या, कि उस राज्य में, उस देश में कुछ जनसंख्या होनी चाहिए। दूसरा है टेरिटरी यानी कि निश्चित भूभाग। अब जाहिर सी बात है कि जब तक एक निश्चित भूभाग नहीं होगा, एक टेरिटरी नहीं होगी, कोई भी राज्य नहीं हो सकता है। और यहाँ पर एक निश्चित भूभाग के लिए, राज्य के लिए इतना अनिवार्य है कि कोई भी जो राज्य हो उसका एक दावा हो कि हाँ ये हमारा इतना टेरिटरी है। यहाँ पर अगर हम मॉडर्न स्टेट की बात करें कि अगर पॉपुलेशन बहुत बड़ी है होनी चाहिए कि छोटी होनी चाहिए, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि कोई भी कंट्री हो, वहाँ पे जितनी भी पॉपुलेशन हो, बट उसके पास मैन पावर होनी चाहिए। वो कंट्री में इतने लोग हों, इतने मतलब हो कि वो अपने देश के लिए कुछ भी कर सके, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ भी कर सके। तो यहाँ पर गुड सिटीज़न फॉर द हेल्थ ऑफ द स्टेट, यहाँ पर कोई पर्टिकुलर इस मॉडर्न एरा में नहीं है कि इतना ही राज्य में किसी जनसंख्या होनी चाहिए, इतना ही पॉपुलेशन होना चाहिए। क्योंकि कोई भी कंट्री में अगर बहुत अधिक पॉपुलेशन हो जाएगी तो फिर स्टेट का ये बाउंडेशन हो जाएगा कि किस तरीके की हम उनके लिए सारी फैसिलिटी करें। तो यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो कितना पॉपुलेशन हो या ना हो, बट ये है कि उस कंट्री के लोग जो हैं, जो सिटीज़न हैं, वो अपनी कंट्री के लिए फेथफुल हैं, अपने राज्य को अपनी मातृभूमि माने। अगर हम टेरिटरी की बात करें कि दिस इज़ द सेकंड एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द स्टेट, और कि जो निश्चित भूभाग है वो दूसरा एक आवश्यक तत्व है राज्य के लिए। और यहाँ पर राज्य के जो निश्चित भूभाग है, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़मीन पे ही जो बाउंड्री है वहीं पे। यहाँ पर हम जो टेरिटरी है उसमें केवल ज़मीन का ही टुकड़ा नहीं आएगा, बल्कि
भूमि, झीलें, नदियाँ और यहाँ तक कि एयर स्पेस, यानी कि अगर आपके आकाश के ऊपर, अगर भारत भूमि के आकाश के ऊपर भी भारत का एक टेरिटरी है। अगर कोई दूसरी कंट्री का अगर मान लीजिए कि प्लेन आता है या कुछ आता है, तो उसको इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन लेना होगा कि हम आपकी टेरिटरी में मतलब आ रहे हैं, तो उसको परमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर टेरिटरी का मतलब केवल उस ज़मीन से नहीं है, बल्कि लैंड, वाटर, एयर स्पेस, यहाँ पर जो है झीलें, नदियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेरिटरी में इंक्लूड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल लॉ ये है वो ये कहता है कि ऑल स्टेट्स आर इक्वल इन द स्टेटस एंड राइट। तो यहाँ पर उसकी कितनी भी पॉपुलेशन हो, कितना भी एरिया हो, वो क्लेम कर सकता है, चाहे छोटा स्टेट हो चाहे बड़ा स्टेट हो। टेरिटरी जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ताकि वो जो कंट्री है वो ये कह सके कि मेरी टेरिटरी यहाँ तक है, और बिना उसके विदाउट उसके परमिशन वहाँ पर कोई भी जो है एंट्री ना कर पाए, उसको परमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा जो राज्य के आवश्यक तत्व है वो टेरिटरी है। तीसरा जो है वो है सरकार, कि कोई भी स्टेट तभी सर्वाइव कर सकती है जबकि वहाँ पे गवर्नमेंट हो। गवर्नमेंट इज़ अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक हम आम बोलचाल की भाषा में देखें तो स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट बट गवर्नमेंट इज़ अ विजुअल, यानी कि जो राज्य है वो तो अमूर्त है, लेकिन जो सरकार है वही उस राज्य को सही दिशा प्रदान कर सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें कि अगर आपके पास बहुत अच्छी कार है, लेकिन वो कार कब चलेगी, जब आपके पास एक बहुत अच्छा ड्राइवर हो। सेम यही चीज़ है कि स्टेट के आगे बढ़ने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ की गवर्नमेंट भी जो वो बहुत अच्छी हो। और अब जैसे आप अफ़गानिस्तान का एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर अफ़गानिस्तान में बहुत अच्छी सरकार होती तो अफ़गानिस्तान की आज ये जो हालत है, जो स्थिति है, वो नहीं होती। तो इसका मतलब ये है कि स्टेट तो ठीक है, स्टेट तो होनी ही चाहिए भाई, स्टेट नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट कैसे होगी। बट गवर्नमेंट भी एक ऐसी चीज़ है जो उस कंट्री को, उस स्टेट को डेवलप करने में बहुत अपनी एक निर्णायक भूमिका निभाता है। और आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट हैज़ 3 ऑर्गन्स, नेमली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का आप सभी काम जानते हैं कि सरकार के अंतर्गत 3 सरकार के स्वरूप है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और ये तीनों जो अपने सही तरीके से काम करेंगे तो जाहिर सी बात है देश आगे बढ़ेगा ही और विकसित होगा ही। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके की है, इसकी कैटेगरी क्या क्या है, तो आप सभी जानते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ पॉपुलर इन इंडिया, यानी जो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो भारत, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस, इटली इत्यादि देशों में है। अगर हम ये देखें कि कम्युनिस्ट पार्टी उसकी डिक्टेटरशिप कहाँ कहाँ पे है, तो कम्युनिस्ट कंट्री में जैसे कि रशिया, चाइना, फिनलैंड, हंगरी, ईस्ट जर्मनी और पोलैंड है। इसके साथ ही अगर हम देखें कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पर है, तो आप सभी जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और यहाँ पे जो इंडिया है तो आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है। तो गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हो, गवर्नमेंट का कोई भी स्वरूप हो, कोई भी फॉर्म हो, बट एक चीज़ बहुत डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट नो स्टेट कैन अफोर्ड टू एग्जिस्ट, यानी बिना राज्य सरकार के कोई भी राज्य जो है उसका कोई भी अस्तित्व नहीं रह सकता है। जो चौथा है, यानी जो लास्ट है कि राज्य के 4 आवश्यक तत्वों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सॉवरेनिटी। ये जो संप्रभुता है, ये जो सॉवरेनिटी है वो स्टेट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और ये हम कह सकते हैं कि सॉवरेनिटी इज़ रिगार्डेड एज द लाइफ एंड सोल ऑफ द स्टेट। जब तक संप्रभुता नहीं रहेगी, न राज्य का जीवन रहेगा और न राज्य की आत्मा रहेगी। और कोई भी स्टेट तब तक सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास सॉवरेनिटी ना हो। सॉवरेनिटी के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं एक लाइन में कि सॉवरेनिटी मीन्स सुपरमेसी ऑफ द स्टेट, यानी संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की सर्वोच्चता। यहाँ पर राज्य जो है वो रूल करता है, वो अपने नियम कानून लागू करता है, बिकॉज उसके पास सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है। और संप्रभुता जैसे कि अगर आप ब्रिटिश इंडिया में देख लें तो आपने देखा कि जो अंतरिम सरकार बनी थी
तो उसमें क्या हुआ था कि नेहरू जी जो है वाइस प्रेसिडेंट थे, सब कुछ हुआ। तो उस समय भारत की जो सरकार जो यहाँ पे बनी थी, उसके पास पॉपुलेशन भी थी, उसके पास गवर्नमेंट भी थी, उसके पास निश्चित भूभाग भी था, लेकिन वो गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। वो कुछ भी अपना डिसीजन खुल के नहीं ले सकती है, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। तो सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि नाउ इंडिया इज ए सॉवरन। अगर आप इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो आप उसमें टर्म यूज देखेंगे कि नाउ इंडिया इज ए सॉवरन कंट्री। भारत एक संप्रभु राज्य है। तो संप्रभुता का मतलब ये है कि अब सुप्रीम पावर भारत के पास है और उसको अपना कोई भी डिसीजन लेने के लिए किसी दूसरी अथॉरिटी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ देखिए कि जो सॉवरेनिटी है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, तो सॉवरेनिटी हैज़ 2 एस्पेक्ट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो यहाँ पर जो सॉवरेनिटी है, जो इंटरनल का मतलब ये है कि इंडिया इज़ अ सॉवरन। अगर वो अपनी कंट्री में कोई भी रूल रेगुलेशन बनाती है, कानून बनाती है, कुछ भी करती है, उसको किसी दूसरी कंट्री से नहीं पूछना है कि मैं क्या मैं इस तरीके का डिसीज़न ले सकता हूँ या नहीं, जैसा कि ब्रिटिश इंडिया में होता था। बट नाउ इंडिया इज़ अ सॉवरन, तो उसको किसी भी कंट्री से पूछने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपने देखा था जब आर्टिकल 370 जब ख़त्म किया गया था, तो अन्य सारे देशों ने ये कहा था कि अनुच्छेद 370 को ख़त्म करना भारत का आंतरिक मामला है और हम इसमें कोई भी इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इंडिया जो है वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके या कुछ भी वो अपने कंट्री में कर सकती है। इंटरनल सॉवरेनिटी के अंतर्गत हम ये भी देख सकते हैं कि जब दो स्वतंत्र सरकारें हैं, अगर हम राज्य की बात करें और केंद्र की बात करें, तो यहाँ पर जो केंद्र और राज्य का जो पावर है वो हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही वो डिसाइड होता है। और पावर जो है वो डिवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कि व्हाट इज़ कि सेंटर के क्या पावर हैं और जो राज्य है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी क्या पावर है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी सुपरमेसी है। और यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि स्टेट कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द सॉवरेनिटी। अगर हम एक्सटर्नल सॉवरेनिटी की बात करें, तो आप सभी ने नेशनल मूवमेंट पढ़ा होगा, तो उसमें आपने ये देखा था कि जब भी कोई रूल रेगुलेशन बनता था इंडिया में, कोई भी जो कानून बनता था, तो वो गवर्नर जनरल बनाते थे और उसके साथ साथ जो क्वीन थी वहाँ की ब्रिटेन की, वो उसको ऑथराइज़ करती थी। तो इस तरीके की गवर्नर जनरल बनाते थे, फिर क्वीन जो थी वो करती थी। जो फॉरेन पॉलिसी थे उस पर पूरी डोमिनेशन ब्रिटिश फॉरेन पॉलिसी का था। तो अब इस तरीके का जो अथॉरिटी है वो ख़त्म हो चुका है। अगर इंडिया को कोई फॉरेन पॉलिसी बनानी है, अगर इंडिया को किसी कंट्री से कोई एग्रीमेंट करना है, कोई समझौता करना है, तो यहाँ पर वो इंडिया का ओन डिसीजन रहेगा कि हम पर्टिकुलर उस कंट्री से किस तरीके का एग्रीमेंट कर रहे हैं, किस तरीके का समझौता कर रहे हैं। अगर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर या यहाँ के जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है, अगर वो किसी और देश के दौरे पे जा रहे हैं, तो वो किसी तीसरे कंट्री से या किसी और अथॉरिटी से उनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से आगे ले जाना है, अपना एग्रीमेंट किस तरीके से करना है, अपनी फॉरेन पॉलिसी के बारे में, अपनी विदेश नीति के बारे में किस तरीके से डिसीजन लेना है, तो यहाँ पर इंडिया है जो पूरी तरीके से फ्री है, जो कि ब्रिटिश इंडिया में नहीं होता था। तो यहाँ पर हम ये संप्रभुता के बारे में हम ये कह सकते हैं कि चाहे इंटरनेशनल लॉ हो, उसमें उसकी ट्रीटीज़ हो, अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएन हो गया, या अगर आप देखें ब्रिक्स में भी इंडिया है। ब्रिक्स है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो इंडिया अगर उसमें है तो वो किसी पर्टिकुलर और कंट्री के कंट्रोल में नहीं रहेगी, वो अपना सेल्फ डिसीज़न ले सकती है। या किसी भी कंट्री से अगर वो कुछ करती है डिसीज़न, कोई भी एग्रीमेंट करती है, तो उसको किसी दूसरे कंट्री से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।